नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का, जो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके इसमें चार नए टॉपिक जुड़े हैं। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो हो गया टॉपिक आपका। और तीन नए टॉपिक और हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इनमें कुछ ज्यादा कंटेंट है भी नहीं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनमें देखिए ये जीता मैटर कंटेंट है, तो संभावना है कि इसी में से आपका आ जाएगा। किसी के एक पेज हैं, किसी के 1.5 पेज हैं, नेहरू जी के कोई 2.5-3 पेज हैं। इतना ही इनमें कंटेंट है, क्योंकि एक सहयोगात्मक भूमिका के रूप में इनकी भूमिका रही। अब जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हैं, तो उनके जो भी आंदोलन वगैरह चलते रहे, तो उन सब में जैसे एक सहयोगात्मक भूमिका के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जैसे या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई कांग्रेस का सम्मेलन हुआ हो, उसकी अध्यक्षता इनमें से किसी ने की थी, तो कब की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद है, सबसे लंबे समय तक रहे, सबसे कम आयु के अंदर जो अध्यक्ष बने कांग्रेस के। तो कुछ इस तरह के फैक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनकी बुक से संबंधित, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो कोई बुक वगैरह ऐसी नहीं है, इतनी कोई बुक वगैरह नहीं आती। जो अबुल कलाम आजाद है उनकी कई किताबें हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी कई बुक्स हैं। जैसे वो जेल से उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पत्र वगैरह भेजते रहे, वो उन पत्रों का जो संकलन है वो बाद में एक बुक के रूप में प्रकाशित हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। एक भारत रत्न जैसे मिला इनमें से, तो किसको भारत रत्न कब दिया गया, एक ये पॉइंट बन सकता है। तो कोई कंटेंट ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, और ऑलरेडी मैं नोट्स आपको लिख के दिए हैं, तो वैसे भी वीडियो मुश्किल से 5-10 मिनट का कोई बनेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म कब होता है? 31 अक्टूबर 1875 को। कहा? नाडियाड, गुजरात में। उपनाम इनके क्या थे? लोह पुरुष और भारत के बिस्मार्क इनको कहा जाता है। देखिए बिस्मार्क क्यों कहते हैं इन्हें? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, तो उस चीज से तुलना करते हुए, क्योंकि जब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया जाएगा, तो रियासती विभाग के जो हेड हैं वो बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो वो सारी चीजें आप जानते हैं पहले भी कि रियासतें थी पूरे भारत में, और उनमें जब अंग्रेज यहां से गए थे, तो एक तो भारत और पाकिस्तान, ये दो देश बना के चले गए। उसके अलावा यहाँ की जो रियासतें थी उनको ये ऑप्शन दिया गया था, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, वो चाहे तो भारत में मिले, और वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। तो बहुत सारी रियासतें तो ऐसी थी जो भारत में मिलना चाह रही थी और यहीं रहना चाहती थी, वो नहीं उनको मिलना था पाकिस्तान में। लेकिन कुछ ऐसी थी जिनको बिल्कुल स्वतंत्र रहना था, कुछ ऐसी थी जिनको पाकिस्तान में भी मिलना था। तो 562 रियासतें हैं, उनका तो आराम से हो गया था, कोई ज्यादा समस्या उस वक्त नहीं आई। और जो तीन रियासतें और थी, हैदराबाद की, हैदराबाद के अलावा कश्मीर और जूनागढ़, तो ये आज भी समझ, जो हैदराबाद था तो वहां जो सैनिक बल के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, सैनिक बल के द्वारा इसको मिलाया गया। कश्मीर जो था तो उसमें वो घटनाक्रम आप जानते हैं सारा। उस वक्त जो घटना हुआ था कि वहां के जो राजा थे हरि सिंह, वो पहले जो है उधर पाकिस्तान में मिलने का लालच दिया गया था, और उनको ये भी कहा गया था पाकिस्तान के द्वारा कि हम कोई आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो इस तरह से करके उनको बातों में लिया गया था। लेकिन बाद में जब उनकी तरफ से हमला हुआ तो इन्होंने जो है भारत में मिलना स्वीकार कर लिया था, साइन वगैरह भी कर दिए थे। लेकिन फिर वो मामला जो है कुछ कारणों की वजह से वहीं अटक गया, और नेहरू जी उस मामले को यूएनओ में लेकर के चले गए। तो फिर वो वहां से आज तक भी वो समस्या काफी हद तक बनी हुई है। तो एक वो कश्मीर वाली जो समस्या थी तो वो आज भी बनी हुई है, उस समय का घटनाक्रम था ये। और जूनागढ़ है तो इसको जनमत संग्रह के द्वारा मिला गया। तो इस तरह से
तो चूंकि एक तरह से मान लीजिए पूरे रियासतों को मिला करके और भारत का इन्होंने गठन किया, हिंदुस्तान का गठन किया, हिंदुस्तान को एक किया, इसलिए इन्हें भारत के बिस्मार्क कहा जाता है। और चूंकि लोहा पुरुष इसलिए कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो आप जानते हैं किसी को सैनिक बल के द्वारा, किसी को कैसे ही, किसी को किसी तरीके से। तो साम दाम दंड भेद जिस तरीके से भी जो सामने वाला मिलना चाहता था उस तरीके से इन्होंने मिलाया। एक लोहा पुरुष व्यक्ति ही ये कर सकता है। जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था नाडियाड गुजरात में, और 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। कानून की पढ़ाई जो इन्होंने ब्रिटेन से की थी, कई किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अब देखिए, एक सहयोग के रूप में लिया, जैसे महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए तो उनके साथ सहयोगी के रूप में कार्य किया। कई किसान आंदोलन में भाग लिया, जैसे खेड़ा और ये था चंपारण वाला, बरसात का था। 1923 में जो झंडा सत्याग्रह था नागपुर का, उसमें भाग लिया। ये बारदोली वाला थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है 1928 में। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन के अंदर महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल, जो पटेल है, इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदोली किसान आंदोलन में जो महिलाओं ने भाग लिया, उन महिलाओं के द्वारा पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ये प्रश्न आरपीएससी के फेवरेट प्रश्नों में से। कई दूसरे आंदोलनों में भाग लिया, जैसे असहयोग आंदोलन में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि गांधी जी के साथ साथ जो है ये कई आंदोलनों में भाग लेते रहे। अहमदाबाद नगर निगम के 3 बार अध्यक्ष बने, ये एक बहुत बड़ी बात थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की। कराची सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। देखिए, जो कराची सम्मेलन होता है 1931 में, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कराची सम्मेलन वाला। और इसके साथ से जुड़ी हुई कोई एक दो घटनाएं मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, दरअसल कराची सम्मेलन ये अधिवेशन किसका था? कांग्रेस का। ये तो आपको पता ही है, कांग्रेस का अधिवेशन था ये, कराची अधिवेशन 1931 का। इस समय दरअसल ये अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को। और अगर आपको याद आ रहा हो तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको फांसी हुई थी 6 दिन पहले ही। तो उनकी फांसी के 6 दिन बाद में यह अधिवेशन होना था। और कराची सम्मेलन में इसमें देखिए, अब चूंकि गांधी जी की यहां बहुत आलोचना की जाती है, भारतीय और जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो लोग बहुत ज्यादा मानते थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोकप्रिय थे कि लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि इनको फांसी क्यों हो गई। तो ये जो है, लोग गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज थे कि गांधी इरविन समझौते को आपने कैसे स्वीकार कर लिया। तो ये जब गांधी जी इस सम्मेलन में, कराची सम्मेलन में जब आते हैं भाग लेने के लिए, तो इस समय इनकी यात्रा के दौरान गांधी जी को जगह जगह पर बहुत ज्यादा आलोचनाओं का और विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद कराची सम्मेलन हुआ था और वह भी अच्छे वे में, मतलब पूरा सम्मेलन पूरा हो गया कंप्लीट। जो भी कांग्रेस के आगे की नीतियां थी वो सब चीजें इसमें बनाई गई। लेकिन थोड़ा सा ये घटनाक्रम आप ध्यान में रखिएगा, आपके याद भी रहेगा। कराची सम्मेलन 1931 को होता है, 29 मार्च 1931 को, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लेकिन चूंकि इससे 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी और उसके लिए आलोचना की जाती है गांधी जी की कि गांधी जी ने उनको बचाया नहीं। अब वो बचा पाने में सक्षम थे या नहीं थे, या वो चीजें अलग है, अभी उनके बारे में यहां डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी को बहुत ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है, हकीकत यह कि गांधी जी ने बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो क्रांतिकारी हैं, अब अंग्रेज कह रहे थे कि, मैं शॉर्ट में अगर थोड़ा सा आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने गांधी जी को यह कहा था कि अगर ये माफीनामा लिख के दे दें कि हमने जो किया है वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम भविष्य में दोबारा
कभी भी इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो इनकी फांसी को उम्र कैद में बदला जा सकता है। जब भगत सिंह का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बम उन्होंने फेंका था उसमें तो किसी की मृत्यु ही नहीं हुई थी, जबकि उस केस के अंदर भी उम्र कैद की सजा थी। लेकिन जो उससे पहले वाला था, जो सैंडर्स की हत्यार, वो तो उसमें तो फांसी थी उसमें। तो ये था कि माफीनामा अगर लिख करके दे दें तो हम जो है इनको उम्र कैद में चेंज कर देंगे, जो इनकी फांसी की सजा है। बरी तो नहीं हो सकते क्योंकि वो मारा तो था ही, जो अंग्रेज अधिकार था सैंडर्स को, असेंबली में जो बम फेंका था। तो लेकिन भगत सिंह उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर माफी मांगनी होती तो हम ये सब करते ही क्यों। तो माफी तो नहीं मांगेंगे हम। ऐसी माफी से अच्छा है कि हम 100 बार जो है वो फांसी पर चढ़ जाएं। तो गांधी जी ने ऐसा नहीं है बचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन गांधी जी वैसे तो थे नहीं भाई। गांधी जी के हाथ में क्या था? मतलब गांधी जी कोई गवर्नर जनरल थे, या गांधी जी कोई था कि इनके पास में कोई पद, कोई पोस्ट थी कि अंग्रेजों का सामना करके ये गन भगत सिंह को और उन सबको छुड़ा के ले आते? तो वो प्रयास किया था, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा विरोध का, क्योंकि गांधी जी से लोग बहुत ज्यादा आशा रखते थे कि गांधी जी चाहे सब कुछ कर सकते हैं। और गांधी जी ने लगातार एक के बाद एक आंदोलनों में सफलता प्राप्त की थी जब से गांधी जी भारत आते हैं। तो लोगों की बहुत ज्यादा आशा थी कि गांधी जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 1933 में जेनेवा में विठल भाई पटेल की मृत्यु होती है। ये जो है इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। थोड़ा इनका नाम भी पूछा जा सकता है, विठल भाई पटेल का, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो आप गांधी जी के जो जो आंदोलन देखेंगे ये सब में आपको साथ नजर आएंगे। 1942 से 45 तक अहमदनगर जेल के अंदर रहे। जब भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेते हैं तो गिरफ्तार किया जाता है, तो अहमदनगर जेल में रहते हैं। 5 जुलाई 1947 को जब रियासती विभाग की स्थापना हुई तो अध्यक्ष बनाया गया था सरदार पटेल को, और सचिव थे वीपी मेनन। तो 562 रियासतों को विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर भारत का एकीकरण किया। बाद में जो 3 रियासतें बची थी, मैंने आपको बताया हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, तो उनको अलग अलग तरीके से किया गया। और जो कश्मीर है वो मामला नेहरू जी यूएनओ में ले गए थे, फिर वो जहां था मामला वहीं रोक दिया गया। बाकी हैदराबाद और जूनागढ़ जो है गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में है। हैदराबाद रियासत के अंदर जो ऑपरेशन चलाया गया था सैनिक अभियान के तहत, वो था ऑपरेशन पोलो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में। अखिल भारतीय सेवाओं के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? यही माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आईएएस आईपीएस सर्विस आप देखते हैं। और इन सेवाओं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था किसने? सिविल सर्विस को पटेल जी ने। पहले उप प्रधानमंत्री थे ये, दूरसंचार मंत्री थे, गृह मंत्री भी थे। और उस वक्त जो गृह मंत्री थे मेनली उन्हीं को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा। 15 दिसंबर 1950 को इनका देहांत होता है, और 1991 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिला। तो ये सरदार पटेल जी के बारे में इतनी ही बातें हैं। अब इसमें देखिए आपके क्या पूछ सकते हैं। एक तो चूंकि आपके फर्स्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन का वेटेज लगभग वही रहने की संभावना है, 15% का, जो हिस्ट्री के प्रश्न है। लेकिन मैटर इन्होंने इतना ज्यादा दे दिया। अब इसमें राजस्थान हिस्ट्री लगभग दे दी पूरी, जो सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए उसमें। राजस्थान की आर्ट कल्चर वो दे दी। तो राजस्थान जीके का वेटेज भी इतना ज्यादा है कि इनके पास पूछने का स्कोप भी बहुत बढ़ गया है। पहले आपके फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के अंदर कई टॉपिक और थे, काफी टॉपिक थे, जैसे मौर्य काल वाला था, ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय जो कल्चर है उसका विदेशों में प्रसार हो गया। तो काफी कई टॉपिक थे, तो उनके वीडियो मैंने बनाए थे, वो सब हटा दिए वो, क्योंकि अब वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। और ये 4 टॉपिक आपके नहीं जुड़े हैं। लेकिन इसके अलावा पूरी राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर, तो ये आपके जुड़ी है। तो इनके पास पूछने के लिए अब कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब मैटर इनके पास खूब हो गया पूछने के लिए।
और क्वेश्चन की वही है कि 15 प्रश्न आएंगे, तो आप मान के चलिए कि 70% के आसपास जो वेटेज है, मतलब संभावना ये है कि 15 प्रश्नों में से कम 10 प्रश्नों की पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो राजस्थान से लगती है, और बाकी 5 प्रश्नों की मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि इंडियन हिस्ट्री वाले टॉपिक में से आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के बिस्मार्क, ये नाडियाड, राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये आंदोलन वांदोलन में तो अब इनके नाम ऐसे तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ लेंगे बारदोली वाला, एक ये पूछ सकते हैं आपसे, और बाकी ये ऐसे हो गए ये तो नहीं पूछेंगे। ये वाला, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कराची सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके अलावा ये वाला पूछ सकते हैं, और एक ये ऑपरेशन पोलो, एक भारत रत्न का। तो इतना ही है, तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। बाकी और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इनको कंप्लीट करेंगे। और बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए फर्स्ट पेपर आपका जो है उसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर इन्होंने जैसे सिलेबस में जोड़ रखा है, तो चूंकि अगर आप कोई भी गाइड वगैरह भी पढ़ते हैं तो वो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, उसका मैटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मैंने जो नोट्स में लिखा है, जो नोट्स आपको दिए और जो वीडियो लेक्चर बनाए हैं, आप ये मान के चलो कि सुपर से सुपर मैटर है उसमें, और इतने अच्छे वीडियो हैं, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो चाहे कल्चर हो, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। हालांकि जो कल्चर है वो तो पूरी फैक्ट है, फैक्चुअल होती है। हिस्ट्री में होती है चीजें समझने वाली, कौन कहां कैसे घटना क्या हुई, सब चीजें। तो 95% तक ये पॉसिबिलिटी है कि राजस्थान हिस्ट्री, और अभी मैं पर्टिकुलर राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात कर रहा हूं, उसमें से जो मैंने आपको पढ़ाया है वहां पे 95% तक पॉसिबिलिटी है कि उसी मैटर में से आपका आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ऐसा मैं विश्वास से कह रहा हूं। बाकी तो देखो 5% कोई ऐसे गारंटी नहीं होती है कभी, लेकिन चूंकि उस राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में मैटर बहुत ज्यादा है, तो आपका सिलेबस फर्स्ट पेपर का बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि आपको बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, उनको कम से कम अच्छे से घोट लीजिए आप। और बाकी इंडियन हिस्ट्री में तो कोई ज्यादा बड़े आप टॉपिक है भी नहीं, पहले बहुत बड़े बड़े टॉपिक थे, वो मौर्य काल में कला साहित्य वो सारा ही हटा दिया इन्होंने। उसके साथ कम से कम 7 वीडियो बनाए थे मौर्य काल के, सिर्फ कला साहित्य के ही। तो जो चीजें स्टूडेंट को पढ़ने में या सुनने में याद करने में दिक्कत होती थी, वो बहुत सारे टॉपिक उन्होंने हटा दिए हैं। तो अब है आसान, लेकिन चीजें लंबी ज्यादा हो गई, फैक्ट ज्यादा हो गए, तो इसलिए चीजें। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।